चल आज जमकर पढ़ते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में हमारा भी जिक्र हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए हम जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, यानी कि हमने पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को काफी अच्छे से कंप्लीट करा है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट आप कमेंट्स करेंगे, उसका आपको निवारण हो जाएगा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप पढ़ भी रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बात किया था क्या किसके बारे में, यानी कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। हमने बात किया था वहां पर डीएनए की डिस्कवरीज के बारे में, थोड़ा बहुत हमने अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में स्टूडेंट डिस्कस किया था। तो आज हम आगे की कहानी के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे डीएनए के ऊपर। स्टूडेंट, डीएनए आखिर होता क्या है उनके ऊपर बात करेंगे। डीएनए से हम बात करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत क्या होता है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में स्टूडेंट बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर के अंत तक आपको बने रहना है। बात करते हैं हम स्टूडेंट किसके बारे में, बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी डीएनए, डीएनए होता क्या है उनके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बेसिक बात करते हैं डीएनए क्या है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। वही क्या है स्टूडेंट, डीएनए है। अभी तो आपको पढ़ना है डीएनए की डिस्कवरीज कैसे हुई, डीएनए के बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है स्टूडेंट, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने आकर के डीएनए की डिस्कवरीज की। आपको पता होना चाहिए मेंडल के समय तक अभी तक डीएनए के बारे में मेंडल साहब नहीं जान पाए हैं, क्योंकि मेंडल साहब बता रहे थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, समझ रहे हो, जो सूचना जाती है उसको उन्होंने यूनिट फैक्टर नाम दिया था, एकक कारक कहा था। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया है। हम बात करते हैं द डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में थोड़ा डिफाइन करें, डीएनए होता क्या है। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट डेफिनेशन लिखेंगे। डीएनए डीएनए इज ए long polymer of deoxyribose nucleotide. DNA is a long polymer of deoxyribose nucleotide. देन उसके बाद बात करेंगे, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। द लेंथ ऑफ DNA is usually defined the length of DNA is usually defined as the number of nucleotide as the number of nucleotide present in it। देखना स्टूडेंट, कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए जो है, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक लंबी पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर मतलब समझते हो बहुलक, पॉलीमर ऑफ लॉन्ग बहुत ही लंबी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड की बनी एक लंबी श्रृंखला होती है। समझ रहे हो, वही बात कर रहे हैं कि जो डीएनए का लेंथ होता है किसके ऊपर डिफाइन करता है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करा होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं उसके ऊपर क्या करता है, आपका डीएनए का लेंथ डिटरमाइन करा होता है कि डीएनए का एक्चुअल लेंथ होना क्या चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करा होता है, वो बात डिपेंड करा होता है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे सबसे पहले दिमाग एकदम अपना ओपन कर ले, मतलब कान, समझ रहे हो कि
यहाँ पर सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आया है डीएनए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। द पॉलीमर ऑफ यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली किसके ऊपर डिपेंड करा होता है? आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर? न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। कितने न्यूक्लियोटाइड डीएनए में पाए जा रहे हैं वो क्या करा होता है? डीएनए के लेंथ को बताता है कि डीएनए का लेंथ कितना है। अभी आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान देना स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, समझ रहे हो? यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि बात हो रही किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात हो रही स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड की। ध्यान से देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड की जब बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। पहले बात कर ले, न्यूक्लियोटाइड जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, देन सेकंड होता है पेंटोज शुगर, देन थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि नाइट्रोजनी क्षार 5 कार्बन वाली शर्करा और तीसरा जो होता है आपका फॉस्फेट आयन। समझ रहे हो? तो इसको सिंपल याद करने का ट्रिक भी एसबीपी से याद कर सकते हैं। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड याद करना होगा स्टूडेंट, हमने आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको आप एसबीपी से याद कर सकते हैं, एसबीपी। अब आप सोच रहे हो एसबीपी का मतलब एसबीपी से कैसे आती है? एसबीपी बस याद रखो, बस एसबीपी। यस का मतलब पेंटोज शुगर। यस का मतलब क्या स्टूडेंट? पेंटोज शुगर, हाँ या ना? बी का मतलब क्या? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। देन पी का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, हाँ या ना? मतलब कि इस ट्रिक से आप तैयार कर सकते हैं। यस का मतलब हमने जाना पेंटोज शुगर, देन बी का मतलब नाइट्रोजिनस बेस, देन पी का मतलब फॉस्फेट ग्रुप। तो कहने का मतलब जो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड टोटल तीन चीजों से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, देन फॉस्फेट ग्रुप। तो बात करते हैं तुम्हारा पेंटोज शुगर क्या होता है। पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर मतलब पेंटोज शुगर। जब पेंटोज शुगर बनाते हैं कुछ इस तरीके से पेंटोज शुगर को ड्रा कर रहे होते हैं, सिंपल सा। लेकिन जब बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये दो टाइप का हुआ करता है, ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो होता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें पहला जो होता है प्यूरिन होता है। पहला जो होता है इसको प्यूरिन कहते हैं। देन दूसरा जो होता है पिरीमिडीन। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, पिरीमिडीन होता है। पहला होता है प्यूरिन, देन दूसरा होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। प्यूरिन के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, दो नाइट्रोजन बेस आता है। एक तो एडेनिन आता है, एडेनिन, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन दूसरा जो स्टूडेंट दिखाई दिया रहता है आपको गुआनिन। क्या? गुआनिन। गुआनिन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन देन गुआनिन। बात करते हैं हाँ पैरामिडीन की। तो पैरामिडीन जो होता है देयर आर दी 3 टाइप, मतलब दो ही टाइप यहाँ पर भी बात करते हैं। 3 क्यों हमने बताया उसके बारे में बात अभी कर रहे हैं। एडेनिन, गुआनिन, देन थायमिन, थायामीन, थायामीन, थायामीन कैपिटल टी, देन साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन कैपिटल सी, हाँ या ना? साइटोसिन दैट इज RNA थायमीन रिप्लेस्ड with
यूरेसिल। ध्यान देना, इन आरएनए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, इन आरएनए थाइमीन रिप्लेस विद थाइमीन। जैसे ही रिप्लेस होता है तो थाइमीन के स्थान पे क्या लिखता है, यूरेसिल। आरएनए में ध्यान से देखेंगे, थाइमीन रिप्लेस विद यूरेसिल, या फिर थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। कहाँ पर, आरएनए में। यानी आरएनए में क्या होगा बेस पेयर, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होगा, देन साइटोसिन होगा। हाँ या ना, पक्का। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। मतलब कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। हाँ या ना, पक्का। और आपको पता होना चाहिए फास्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस ही वाज द फास्फेट ग्रुप। यानी कि ये क्या है, आपका फास्फेट ग्रुप हुआ करता है। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। कहने का मतलब हमने बात किया सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डीएनए जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसको हमने एसबीपी से तैयार किया है। याद करने का ट्रिक, एसबीपी, एस का मतलब पेंटोज शुगर, देन बी का मतलब नाइट्रोजनस बेस, देन पी का मतलब क्या है, फास्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर है यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा में ऑक्सीराइबोस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ग्रुप वहां लगा होगा। आगे हम उसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। देन नाइट्रोजनस बेस में दो टाइप का बेस पेयर पाया जा रहा है, एक तो प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन दो टाइप का है, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन में क्या है, थाइमिन, साइटोसिन पाया जा रहा है। वही आरएनए में क्या होगा, थाइमिन का स्थान पे यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया कि आपका जो होता है फास्फेट ग्रुप, PO3 माइनस। सिंपल सा मतलब कि एक सिंपल सा हमने डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में यानी कि थोड़ा सा बात किया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में ये अरेंज्ड कैसे होते हैं, ये व्यवस्थित क्रम में किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, सिंपल से डायग्राम के थ्रू हम बतलाते हैं कि आखिर ये डीएनए में उपस्थित कैसे होते हैं, पाए कैसे जाते हैं, जो हमारे जो भी नाइट्रोजनस बेस है कैसे पाए जा रहे हैं। जरा हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये कोई इस तरीके से क्या है, डीएनए है, ध्यान देना। और ये जो डीएनए आप मॉडल बना रहे हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, किसने दिया है स्टूडेंट, किसने दिया है, ही वाज द करेक्ट डीएनए मॉडल ऑफ गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने बताया, एंड इसको बोलते हैं ही वाज द करेक्ट डीएनए मॉडल। हाँ या ना। और एक चीज स्टूडेंट, जो करेक्ट डीएनए मॉडल आप देख रहे हो, ये किसके ऊपर बेस है, एक्सरे फोटोग्राफी के ऊपर बताया है, याद कर लेना, एक्सरे फोटोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। रोजालिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था। हाँ या ना। ये सिंपल सा कोई क्या है, डीएनए है। क्या है, कोई डीएनए है, एकदम सिंपल सा डीएनए हमने बनाया है। ध्यान से देखना। अब इस डीएनए में जब बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डीएनए में यहाँ पर देख रहे हो बेस पेयर है, ये जो अभी हमने बनाया है ये क्या है, आपके बेस पेयर है। क्या है स्टूडेंट, ये सब बेस पेयर है, ध्यान से देखना है। ये देख रहे हो क्या है, बेस पेयर है। बेस पेयर मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन आपस में बॉन्डिंग किए रहते हैं। एडेनिन जो होता है ये डबल बॉन्ड जुड़ता है थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा क्या बॉन्ड है अभी आगे हम बात कर रहे हैं, अभी बॉन्ड भी ज्यादा मत याद करो, अभी तुमको सब समझ में आएगा। जो थाइमिन होता है ये एडेनिन से भी बॉन्डिंग कर लेता है। गुआनिन होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है, देन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, गुआनिन से जुड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें कुछ बॉन्डिंग पाई जाती है। वही बॉन्डिंग कर करके आपस में नाइट्रोजनस बेस बीच में पाए जा रहे हैं। ध्यान से देखना। बात करें अगर यहाँ पर, ये जो इसका डायामीटर होता है टोटल मिलाकर के 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान देना, डायामीटर का मतलब कि जो डायमीटर यानी कि मोटाई मान सकते हैं कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। और बात करें एक बार टर्न जब लेता है डीएनए, दैट इज जब वन टर्न ऑफ डीएनए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए का है एक टर्न पूरा हुआ है। ध्यान से देखना, एक टर्न का मतलब हमने क्या बताया, एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, एक टर्न इसमें दोनों को मिला करके हम एक टर्न बोल रहे हैं।
दैट इज द वन टर्न ऑफ डीएनए, वन टर्न, वन टर्न क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ध्यान देना, टर्न, टर्न। जैसे ही एक टर्न कंप्लीट करता है तो एक टर्न में याद रखेंगे 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। तो एक टर्न में जब 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, ध्यान से देखना, और उसके बाद एक टर्न में 10 बेस पेयर पाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। और एक टर्न के जो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे एडेनिन जो है डबल बॉन्ड थाइमिन है, गुआनिन डबल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा है, तो इनके बीच की जो होती है, इनके बीच का जो लेंथ होता है, इनके बीच की जो लंबाई होती है, कितनी होती है, ध्यान से देखना, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दैट इज द बिटवीन द टू बेस पेयर, the distance between two base pair is 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वही बात करें 10 बेस पेयर की जो डिस्टेंस होगी, तो वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो आपका निकल कर आएगा 34 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगा। स्टूडेंट याद रखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम, हाँ या ना, पक्का। कितना निकल के आया, यहाँ पर हमने सिंपल सा मल्टीप्लाई किया इससे 10 बेस पेयर से, यानी 10 बेस पेयर मल्टीप्लाई इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना निकल गया, 334 एंगस्ट्रॉम निकल गया, 34 एंगस्ट्रॉम निकल गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, समझ में आया। कहने का मतलब हमने सिंपल सा बात करा, डीएनए का जो डायमीटर का लेंथ है कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है, याद रखे रहना। इसके साथ के साथ हमने बात करी जो आपस में दो बेस पेयर है उनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी है स्टूडेंट, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद जो एक टर्न हो रहा है डीएनए का, एक टर्न लेने के बाद डीएनए का कितना बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, तो 3.4 इंटू 10 कर ले रहे हैं, तो 34 एंगस्ट्रॉम निकल के आ रहा है। पक्का, बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जो डीएनए का करेक्ट मॉडल बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, ध्यान से देखना, कैसे बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया है। ये 2 प्राइम में भी बनता है, आगे बहुत डिटेल में इसकी कहानी हम बात करेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर बनाया कैसे गया है, थोड़ा सा और यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ये जो आपका 20 यहाँ पे डीएनए का मॉडल बनाया गया है, करेक्ट डीएनए मॉडल, एक सिंपल सा हमने डीएनए लिया है। अभी आप भूल जाओ करेक्ट डीएनए मॉडल वॉडल, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो देखो, जैसे 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 सिंपल से एडेनिन है डबल बॉन्ड थाइमिन, गुआनिन है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, थाइमिन होगा डबल बॉन्ड एडेनिन, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, फिर साइटोसिन होगा ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, देन एडेनिन होगा डबल बॉन्ड थाइमिन, हाँ या ना। इस तरीके से क्या है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर आपस में जुड़े हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर इस तरीके से क्या किए हैं, शुगर से बॉन्डिंग किए हुए हैं, हाँ या ना, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या किए हुए हैं, बॉन्डिंग किए हुए हैं, इस तरीके से, हाँ या ना। और देखो शुगर मॉलिक्यूल जो है ये आपस में किससे बॉन्डिंग किया हुआ है, फॉस्फेट आयन से, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप से, इस तरीके से ये किसके साथ करा है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर भी इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करा है। एक सिंपल सा हमने क्या बनाया, दैट इज द डीएनए, एक सिंपल सा हमने डीएनए इसको ओपन करके लिखा है, ध्यान देना। इसमें दिखाई क्या दे रहा है, इसमें नजर क्या दिखाई दे रहा है, मतलब क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है, जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं शुगर से बॉन्डिंग किए होते हैं, पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग किए हुए हैं, इसका मतलब पेंटोज शुगर, और किसके साथ, किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो जब पेंटोज शुगर की नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं यंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान देना, यंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं, जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा है, देन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा है,
ये जो बॉन्ड इनसे जुड़े रहते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप है आपका, जो जुड़ा हुआ है किससे? शुगर मॉलिक्यूल से। तो इसको पहले वाले फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा है शुगर मॉलिक्यूल से, इसको बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फास्फोएस्टर, फास्फोएस्टर बॉन्ड। ध्यान से देखना। अब दो बॉन्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हाँ या ना? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि बॉन्डिंग तीन प्रकार से मुख्य रूप से देख रहे हैं। ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने बॉन्डिंग कितने टाइप से देखा स्टूडेंट? देयर आर द थ्री टाइप्स। कितने टाइप से स्टूडेंट? देयर आर द थ्री टाइप्स से हमने क्या करा? बॉन्डिंग को देखा। ध्यान से देखना। कितने टाइप से? थ्री टाइप से। पहले बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस बॉन्डिंग अकर, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजन बेस के बीच जो बंध होता है हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। देन उसके बाद जो भी नाइट्रोजनस बेस है डायरेक्ट शुगर से बॉन्डिंग की हुई है उसको हम बोल रहे हैं कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन दो फास्फेट एंड शुगर के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। हाँ या ना? इस तरीके से स्टूडेंट एक डीएनए में बॉन्डिंग देखी जा रही है। ये डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने क्या करा है? ओपन करके लिखा है। इसमें किस तरीके से नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे शुगर अगर है, किस तरीके से आपका वहाँ पर फास्फेट आयन, फास्फेट ग्रुप किस तरीके से, इसको हमने थोड़ा सा ओपन करने का प्रयास किया है। अब इसको हम अगर स्ट्रक्चरली ओपन करें एज अ केमिस्ट्री लेवल, ध्यान से देखना। खास करके ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th वाले जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। देन साथ के साथ आप यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं बायो में। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। ध्यान देना। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल, जिसका नाम है जैव अणु। हिंदी में बोलते हैं जैव अणु चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है कक्षा 12 में है। शायद ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, कार्बनिक रसायन में है। तो आप जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में सेम चीजें वहां पर भी आपको पढ़ना है। बट वहां पर केमिस्ट्री के लेवल पर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर काफी डेप्थ में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो केमिस्ट्री के लेवल पर पूरा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर, गुआनिन का स्ट्रक्चर, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम केमिस्ट्री के लेवल पर भी जाकर वहां पर डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी में इतना बहुत है तो इस वजह से हम वहां पर उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए इसका डिटेल पूरा तो आप उसको भी कमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें गिफ्ट में मिलेंगी, जिससे आप केमिस्ट्री भी आपका उधर तैयार होगा, इधर आपका जैसा आपको अच्छा लगे स्टूडेंट आपके ऊपर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, देन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है। हाँ या ना? तो इस तरीके से एक सिंपल सा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक सिंपल सा हम रूल पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। उसके बाद आपका एक क्लास समाप्त हो जाएगा, ध्यान देना। तो कहने का मतलब एक रूल पढ़ लेते हैं, उसका नाम है चार गाप्स रूल। ध्यान देना स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है तो इसको पढ़ लेते हैं, साथ के साथ इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? चार गाप्स रूल के बारे में। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, डीएनए के बारे में कुछ जानकारी। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स आप कर सकते हैं, बिंदास ओपनली कमेंट्स कर सकते हैं। हम बातें करते हैं किसके ऊपर? बातें करते हैं आपका चार गाप्स रूल के बारे में। ध्यान देना, चार गाप्स रूल क्या डिस्कस करते हैं? चार गाप्स रूल, चार, हाँ गाप्स रूल, गाप्स रूल। ध्यान देना, चार गाप का नियम इसको बोलते हैं, चार गाप्स रूल। अब देखो चार गाप्स रूल होता क्या चीज है? चार गाप्स रूल कहता क्या है? सिंपल सा, चार गाप्स रूल यही कहता है प्यूरिन जितना होना चाहिए उतना पिरिमिडीन होता है। नंबर ऑफ प्यूरिन, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन की संख्या और पिरिमिडीन की संख्या दोनों बराबर होती है। वही क्या है? चार गाप्स रूल है। ध्यान से देखना। जैसे इसमें क्या होगा? प्यूरिन इक्वल टू, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन। ध्यान देना, प्यूरिन इक्वल टू क्या है?
पिरीमिडीन, ध्यान देना, जितना प्यूरिन होगा उतना पिरीमिडीन होगा। प्यूरिन मतलब ए प्लस जी बराबर ए प्लस टी ना, बराबर जी प्लस सी कह सकते हैं। जी प्लस सी मतलब जितना प्यूरिन होगा, प्यूरिन मतलब एडेनिन गुआनिन, हाँ एडेनिन गुआनिन, और इसमें क्या होगा थायमिन साइटोसिन। पिरीमिडिन में क्या आता है थायमिन प्लस साइटोसिन, हाँ वही चीज, मतलब ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। जितना एडेनिन गुआनिन होगा उतना क्या होगा थायमिन साइटोसिन होगा। यही क्या है तुम्हारा चार ग्राफ रूल है। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो चार ग्राफ रूल जो है, चार ग्राफ्स ही वाज द ऑब्जर्व बाय 1915 and the mode of observation on the base of the other contacts of the DNA, यानी कि प्यूरिन एंड pyrimidine base pair are equal amount। वही चीज बताएं कि प्यूरिन एंड pyrimidine base pair are equal in अमाउंट। मतलब कह रहा है कि प्यूरिन और पिरीमिडीन का जो बेस पेयर है, प्यूरिन पिरीमिडीन, ये जो होते हैं दोनों इक्वल इन अमाउंट में होते हैं। दोनों क्या होते हैं बराबर संख्या में होते हैं। यानी कि जो फार्मूला बनता है ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, हाँ या ना। यानी कि एडेनिन बराबर थायमिन, एडेनिन बराबर थायमिन, देन साइटोसिन बराबर जितना साइटोसिन होगा उतना गुआनिन होगा। मतलब एक सिंपल सा इस तरीके से हम मानते हैं। तो मोलर अमाउंट ऑफ जब लिखते हैं प्यूरिन और पिरीमिडीन की, तो ऑलवेज इक्वल टू दी मोलर अमाउंट ऑफ द थायमिन। यानी कि मोलर के फॉर्म में इसको लिखते हैं हम ए प्लस ध्यान से देखना, मोलर के फॉर्म में जब लिखेंगे ए प्लस टी बटे जी प्लस सी बराबर कांस्टेंट। ध्यान देना, ये वाला आपको फार्मूला लिखना है, ये वाला फार्मूला नोट करना है। ए प्लस टी पार्ट जी प्लस सी, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी बराबर कांस्टेंट। ध्यान देना, इसके ऊपर हम कुछ सवाल भी करते हैं, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है इसके ऊपर सवाल, ये फार्मूले के ऊपर सवाल भी करते हैं। ए प्लस टी बाटे जी प्लस सी कांस्टेंट। ध्यान देना, क्वेश्चन जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एडेनिन कितना है, एडेनिन 20% है। तो एडेनिन 20% है, तो आपको गुआनिन कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। ध्यान देना, मतलब फाइंड आउट करना है कि एडेनिन 20% है, देन फाइंड आउट विद गुआनिन कितना होगा, ज्ञात करो कितना होगा, बताओ। इसको जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवाल को करने के लिए सिंपल सा नियम रूल लगाते हैं। जो भी चीज तुमको पता होना चाहिए, जैसे पता होगा भी फार्मूला ए का मान कितना है, यही फार्मूला देखो, ए का मान कितना है, 20 है। तो भाई ए बराबर जितना ए होगा उतना टी भी होगा। जब ए 20 है तो टी भी कितना होगा, 20 होगा। यानी कि यही फार्मूला लग रहा है ना, ए प्लस टी बटे जी प्लस सी। ए कितना है 20% है, टी भी कितना होगा 20% होगा। कैसे भाई, ए जितना होगा उतना टी भी होगा। अब 20% दोनों है, तो 20 प्लस 20 बराबर 40%, हाँ या ना। जैसे ही 40% आया, 40% आपका निकल के आया। अब 40% आते ही क्या करना है आपको, 40% आते ही क्या करना है आपको इस पर क्या बनाना है, 100% बनाना है। क्या कितना बनाना है, 100% आपको बनाना है। अब 40% में 100% बनाने के लिए कितना होगा, यानी कि कितना बनेगा, 60% बचेगा। 60% यानी मिला दें तो 100% बन जाएगा। तो 60% यानी कि कितना होगा, 60% आपका ये हो जाएगा, 60% क्या होगा, जी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 30%, इसका भी क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। भाई जब 60%, 40% यही हो जाएगा, बचेगा कितना, 60% ना बचेगा। तो 60% जो बचा रहेगा, जो 60% आपका बचेगा, उसमें से 30% क्या होगा, गुआनिन हो जाएगा। देन 30% क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। पूछा किसका है, गुआनिन का, तो गुआनिन बराबर 30%।
इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ या ना, गुआनिन बराबर 30% इसका आंसर निकल के आएगा। इसका क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप होमवर्क के लिए इसको आप करके कमेंट्स करेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन है एडनिन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सिंपल सा देते हैं आपको। साइटोसिन बराबर, सपोज दैट साइटोसिन बराबर 40% है। ध्यान देना, क्वेश्चन है कि साइटोसिन बराबर 14%। साइटोसिन कितना है? 40% है। आपको बताना क्या है? एडेनिन कितना होगा। ध्यान से देखना, एडेनिन कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, करके कमेंट करना है। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स करना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। सिंपल सा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं ईमानदारी से, ध्यान देना। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, जिससे हमको भी पता चले कि भाई हमारे कितने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो अगर आप जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब पता चलता है भाई वीडियो बनाने का कुछ बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट होने से क्या होता है भाई, खुद को बहुत ही अलग फीलिंग महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग आप महसूस भी नहीं करते, स्टूडेंट महसूस नहीं कर सकते, वो नहीं जानते हैं कैसा फीलिंग होता है। तो स्टूडेंट अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप मर्जी भाई, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कर सकते हैं। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कुछ भी बातें आपको, तो आप ओपनली आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देन यही कहना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम होते हैं स्टूडेंट जो लास्ट तक बने रहते हैं। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।